हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस सेशन में साइंस का क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो है प्रीवियस ईयर से संबंधित बहुत सारे साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आने वाले एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी बैंक हो, बीपीएससी हो, बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ही फायदेमंद है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो हम बताए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए हैं, डिस्कस जो किए हैं क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। अब बताते हैं कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, और इसके जो कमी से मसूड़ों में सूजन होता है तथा रक्तस्राव होगा, दांतों का कमजोर होना है। ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो विटामिन सी होता है किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे फल में, जैसे नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो। ठीक है, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका क्या कारण है। कारण पूछा है, वो क्या कारण से टिमटिमाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। अपवर्तन का क्या मतलब होता है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने मार्ग में से भिन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। ठीक है, और ये है सघन माध्यम, और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और इसको जाना चाहिए सीधे, तो सीधे नहीं जाके ऐसे चली गई। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, न कि सीधे चलती है। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद अगर सघन माध्यम से, ठीक है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है ये है सघन माध्यम। ठीक है, और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो सीधे नहीं जाके ये चली गई इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, अपने मार्ग से अपवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपवर्तित। तो इसी तरह जो है आगे देखिए, ये अगर तारा है, ठीक है, ये तारा है, तो तारा जो है जब पृथ्वी पर इसका प्रकाश आएगा तो इसके बीच में जो वायुमंडल का अनेक लेयर है, ठीक है, वायुमंडल का जो परत है, तो उसमें क्या है, सभी परत में क्या होता है कि वायु का जो कण होता है वो समान नहीं होता है। किसी में ज़्यादा कण होगा। ठीक है, मतलब वायु में जो कण होता है छोटे छोटे, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। सबसे ऊपर क्या होगा, बहुत सारा कम होगा, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नीचे में होगा। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है इस माध्यम से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि किरण का अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तित होता है। कभी इधर मुड़ गई किरण, कभी इधर मुड़ गई। ठीक है, कभी किरण जो है यहाँ चलने के बाद इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इस तरह से क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। तो जो अपवर्तन होता है तो उस कारण जब पृथ्वी पर व्यक्ति जो देखता है तारा को, तो इस कारण वो लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तारा में अपना प्रकाश है, सूर्य से काफ़ी गुना बड़ा भी होता है और बहुत दूर भी होता है तारा। ठीक है, तो उसमें अपना प्रकाश होता है, जबकि तारा टिमटिमाता नहीं है, बल्कि हमको देखने में लगता है कि वो टिमटिमा रहा है, क्योंकि प्रकाश जब मेरे पास पहुंचता है तो वो अपवर्तित होकर पहुंचता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर नायलॉन होगा। ठीक है, नायलॉन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। अब इसका डिस्कस देखते हैं, डिस्कस में क्या है, डिस्क्रिप्शन या डिटेल। तो पहला है, यह छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये ठीक है, छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसको बनाया गया नहीं, ये मानव निर्मित संश्लिष्ट रेशा है। ठीक है, नायलॉन जो है मानव निर्मित संश्लिष्ट रेशा है और सबसे पहले 1935 में बनाया गया था या निर्मित किया गया था। ठीक है, और व्यापारिक स्तर पर निर्मित किया गया था 1939 में। ठीक है, अगर नायलॉन की बात करें, नायलॉन जो है, इस शब्द जो है एन बाई, ठीक है, LON, ऐसा कहा जाता है कि NY यानी NY जो है ये न्यूयॉर्क से आया है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क से आया है
और NYLON जो है लंदन से आया है, ठीक है, DON लंदन से आया है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक समिति द्वारा इसका नाम दिया गया है ताकि नाम उच्चारण करने में आसान हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं एस्टेरॉइड। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड, ठीक है, यानी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं इसका डिटेल। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सेरस है, ठीक है, ये साइरस, ये सेरस। अब उसके बाद क्षुद्र ग्रह जो है ये देखिए मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच घूमती है, ठीक है, ये चक्कर लगाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ग्रह जो है, 5 ग्रह जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो कौन कौन है? वो बुध है, ठीक है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है एवं मंगल है। और पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 ग्रह ऐसा है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो कौन कौन है? वो है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून, कौन है? NEPTUNE, नेपच्यून, ठीक है, यानी अरुण और वरुण। इसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? छूकर ज्ञात करेंगे कि जलाकर ज्ञात करेंगे कि या H2SO4 से क्रिया करा के या NaOH से क्रिया करा के? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जलाकर। क्या होगा? सूती और ऊनी रेशों को हम जलाकर चेक करेंगे। जब सूती रेशा जलाइएगा तो क्या होगा कि वो बानी बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा छोटा छोटा हो जाएगा, जल जाएगा और मुलायम हो जाएगा जलने के बाद। और उसके बाद ये जो ऊनी रेशा है ये जलेगा तो क्या होगा? ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जलाकर हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बस बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा? घट जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या है? गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव है? तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। क्या लिख रहा है? वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ या ढलवा लोहा, ठीक है, बर्फ भी और ढलवा ढलवा लोहा भी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, ठीक है, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि गलनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव होगा? तो सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से क्या होगा? गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा? गलनांक कम जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में न कुछ नमक मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से -22 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? हिम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो है आइसक्रीम, कुल्फी बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आइसक्रीम और कुल्फी बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, हम बताइए कि जब सूर्य उगता है या डूबता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण है, उसका कारण देख लीजिए। यहाँ सूर्य दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का अधिक रहता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। और उसके बाद समुद्र का पानी भी इसी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। यहाँ हम समझते हैं इस फोटो से, ठीक है। मान लिया यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और शाम को ये सूर्य दिख रहा है कि या तो सूर्य उग रहा है या तो डूब रहा है, यानी सनसेट हो रहा है या तो सनराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि इसका क्या होगा? अधिक दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है खड़ा, यहाँ से सूर्य की दूरी अधिक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फोटो में क्या है कि व्यक्ति जो खड़ा है उस जगह से सूर्य की दूरी नजदीक हो जाएगी, ठीक है। तो जब सूर्य की दूरी अधिक हो जाएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ देख लीजिए, लिख दिए हैं, ठीक है। प्रकाश का क्या प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। जब अधिक होगा प्रकीर्णन तो
यहाँ पर आपको बता दिए कि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो दूरी अधिक हो गया तो और जो रंग था उसको वो प्रकाश वो प्रकीर्णित हो गया, जबकि लाल कम प्रकीर्णित हुआ, इसलिए लाल ही यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है। सूर्य से इस व्यक्ति तक लाल प्रकाश ही पहुंच पाया और बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णित हो गया, ठीक है। इसलिए सूर्य उगते समय और डूबते समय हमको लाल दिखाई देता है, जबकि ये सूर्य क्या है, किसके इस फिगर में इस आदमी के माथे पर सूर्य है। तो जब माथे पर है तो क्या होगा, इसका दूरी भी घट जाएगा। देख लीजिए ये कम दूरी लिख दिए हैं और यहाँ सूर्य क्या दिखेगा, उजला दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके बीच में जो धूलकण पाया जा रहा था वो धूलकण उतना नहीं है जितना शाम के समय में रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस केस में सूर्य जो हमको लाल नहीं दिखाई देगा, उजला दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया कि अन्य रंगों की तुलना में लाल लाल के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का आधिक्य रहता है, जिसके कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। और इसी कारण जो है समुद्र का पानी प्रकीर्णित होने के कारण जो क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला है 8 नंबर, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र किसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लोहे में जंग लगना है क्या। लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। इसमें हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोहे में जब जंग लगेगा तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। और दूसरा है जंग जो है वो क्या है, जंग फेल्सोफेरिक ऑक्साइड है, यानी भूरा परत है, ठीक है। फेल इसका नाम है फेल्सोफेरिक ऑक्साइड। और जंग का कारण जो होता है हवा की नमी और O2 की से रिएक्शन करना, ठीक है। लोहा क्या करता है, हवा की नमी लेता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और वो रिएक्शन कर जाता है, इस तो वो क्या बनाता है, जंग बनाता है। इसका नाम है फेल्सोफेरिक ऑक्साइड। और पानी से बर्फ बनना क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। मतलब वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब चेंज हो गया और पुनः वह अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है, जो पदार्थ, उसे कहेंगे हम रासायनिक प्रक्रिया। और जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है और फिर पुनः अपनी अवस्था में ही आ जाता है, उसे कहेंगे हम भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो पानी से बर्फ बनना क्या है, भौतिक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि लोहा में जंग लगना ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में जो पानी गर्म होता है उसका उदाहरण क्या है, वो संवहन का उदाहरण है, यानी कि संवहन के कारण केतली में रखे पानी को जब हम हीट देते हैं तो वह गर्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि संवहन, संचालन, विकिरण, संघनन होता क्या है, हम डिटेल जानेंगे इसका। तो संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इस जो विधि है, इस विधि से द्रव एवं गैस गर्म होते हैं, ठीक है। अब फोटो में देख रहे हैं, फोटो ये जो दिख रहा है फोटो, इसमें क्या है कि ये एक बीकर है, ठीक है, उसमें जल गर्म हो रहा है। यहाँ से हम आग दे रहे हैं, नीचे से आग दे रहे हैं, ठीक है, ये आग है, बगल में लिख ही दिए हैं। यहाँ जब आग देंगे तो इस जगह में जो पानी के अणु है, इस जगह में पानी के जो अणु है, ये क्या होगा, पहले ये हीट होगा। किसमें माध्यम का होना आवश्यक है, उसमें का संचालन केवल ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर ही होता है। संवहन में क्या होता है, उसमें का संचालन हमेशा ऊपर की ओर होगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी, उसमें का संचालन हमेशा ऊपर की ओर होगा। और इसमें देख लें, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। मतलब जब हम यहाँ इसको हिट दिए तो ये जो अणु है, ये अणु, ठीक है, ये अणु, ये क्या होगा, ये अणु जो है, ये अणु अपने से ऊपर वाले अणु को क्या किया, ये संवहनित हो गया। मतलब यहाँ से उठ के चला गया वहाँ, ये अणु गर्म था, यहाँ चला गया ऊपर, और ऊपर से जो ठंडा अणु था वो चला गया नीचे, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं संवहन या संवहन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। तो इस कारण जो होता है द्रव और गैस गर्म या ठंडा होता है। देखिए ऊपर देखे हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं, ये ठंडा जल है और ये गर्म जल है। तो ठंडा जल क्या होगा, जा रहा है नीचे, और गर्म जल जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो समान प्रक्रिया हो गया। अगला है चालन प्रक्रिया। चालन का अंग्रेजी क्या है, कंडक्शन। तो इस विधि में क्या होता है कि पदार्थ के गर्म कण अपने बगल वाले ठंडे कण को ऊष्मा दे देता है, ठीक है। और इसमें माध्यम का होना आवश्यक है। इस विधि में ऊष्मा का संचलन किसी भी दिशा में हो सकता है। इस विधि से ऊष्मा ठोसों से संचालित होती है। अब ये देखिए, यहाँ पर हम बना दिए हैं एक ठोस, ठीक है, मान ली लकड़ी है, जो भी है, ठोस बना दिए हैं। एक साइड से हम देख उसको आग पकड़ा दिए हैं, मतलब एक साइड से वो जल रहा है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये आग जल रहा है।
और जब आग जल रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके जो बगल में अणु है, ठीक है, बगल में अणु है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ हीट दे रहा है। मतलब अणु वही है, लेकिन एक अणु जो है अपने बगल वाले अणु को क्या दे रहा है, उष्मा दे रहा है। यहाँ हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। सिर्फ उष्मा का संचरण हो रहा है, यानी कण जो है वो स्थिर है। यहाँ जो कण है इसमें स्थिर है, जबकि समबान में क्या होता था, कण जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, मतलब ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया करता था, ठीक है। और यहाँ क्या है कि कण जो है एक ही जगह स्थिर है, और कण में जो उष्मा है वो सिर्फ एक दूसरे को ट्रांसफर करना आप कर रहा अपने बगल वाले को, ठीक है। और इसलिए इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालन प्रक्रिया, ठीक है। अगला है संघनन, कंडेंसन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये नीचे में पानी है, ठीक है, ये क्या है, पानी है। पानी क्या होगा, बाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हवा गर्म होगा तो क्या, जैसे ही हवा गर्म होगा तो क्या होगा, बाष्प बनेगा, बाष्प बने क्या होगा, बाष्प बनना क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है। बाष्प बन गया संवहन के थ्रू, और वो ऊपर जाके संघनित हो गया, ठीक है, और फिर बादल बन गया। यहाँ देख ले, जो हम लिख दिए हैं, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प गैसीय रूप से द्रव जल में बदल जाता है, ठीक है। मतलब संघनन प्रक्रिया से जल वाष्प क्या होगा, गैसीय रूप से क्या बनेगा, द्रव जल में बदल जाएगा, और उसके बाद गैसीय रूप जल वाष्प है। फिर संघनन की प्रक्रिया वायुमंडल में होती है, जहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और जलवाष्प को धारण करने की अपनी क्षमता को खो देती है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला है विकिरण। विकिरण किसको बोलते हैं, विकिरण वह ऊर्जा है जो अदृश्य तरंगों या विकिरणों के रूप में यात्रा करती है। विकिरण के संपर्क में आना एक रोजमर्रा की घटना है, हो गया। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 11, कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होती है। तो कुपोषण जो है सबसे अधिक किसकी कमी से होती है, प्रोटीन कमी से होती है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द को किसने दिया था, प्रोटीन शब्द को सबसे पहले दिया था जेलियस ने, ठीक है, 1938 में। अच्छा, प्रोटीन जो है कितने एमिनो एसिड को मिलाकर बनता है, तो प्रोटीन जो है 20 एमिनो एसिड को मिलाकर बनता है, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक है, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। और मानव मानव के शरीर के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके शरीर में कितना होता है, 10 होता है, और 10 जो है भोजन से प्राप्त करता है। और भोजन में कहाँ से मिलेगा, भोजन का स्रोत क्या होगा, ये होगा दाल, अंडा, दूध, पनीर, मांस, ठीक है। और है ना, दाल, अंडा, दूध, पनीर, मांस, ये सब क्या है, प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वो रोग जो है क्वासियोरकर है, जो कि बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें हड्डी टेढ़ा हो जाता है, और मरासमस नामक रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गलत कथन का चयन करें। पहला कथन है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। दूसरा कथन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार के को प्रभावित करता है। तीसरा कथन है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। और चौथा कथन है किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कौन है इस कथन में, तो इस कथन में जो गलत होगा वह है डी, ठीक है, कौन है, वह डी है। कैसे, कह रहा है कि ये किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर समान हमेशा एक होता है, ऐसा नहीं है, सब जगह अलग अलग होता है प्रत्येक स्थान पर। हम यहाँ देख रहे हैं द्रव्यमान और भार, यानी मास में, सॉरी, मास और भार में अंतर, मास और वेट में क्या अंतर है, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं, ठीक है। मतलब द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान क्या होता है, हर एक जगह नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और यह क्या है, अदिश राशि है, जबकि वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता है। भार मान लिया कहीं 10 किलो का पत्थर है, ठीक है, तो उसको हम ध्रुव पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होगा, वो उसका भार कम जाएगा, ठीक है। अब भार कौन सी राशि है, वो सदिश राशि है, ठीक है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, केजी, ठीक है। और एसआई मात्रा भार का केजी या न्यूटन होता है, ठीक है। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। अगला है, हम फोटो के माध्यम से समझा दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये पृथ्वी है,
ये सब बना पहाड़ बना हुआ है, और यहाँ अगर है तो ये जो है बाहर कम जाएगा कोई वस्तु, पहाड़ के ऊपर जो है वो जगह क्या होगा, बाहर कम जाएगा। जबकि अगर हम केंद्र की बात करें ये जगह, तो किसी वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होगा केंद्र में। ठीक है, अब देखिए सतह की बात किया जाए तो सतह यहाँ है। ठीक है, ये सतह जो है इस पर वस्तु जो है परिमाण पर निर्भर करता है और जगह पर निर्भर करता है। यहाँ लिखा हो भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो समय क्या लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा आंसर 8 से कम मिनट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 8 मिनट से कम लगेगा। इसमें नोट में क्या लिख दिए हैं, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा। तो इसका आंसर है डी, क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान समान होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि प्रवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो। ठीक है, तो इसको हम याद रखते हैं 17 मीटर। ठीक है, लेकिन 17 मीटर होता कैसे, हम इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, अभी इसके पहले कि हम देखें, आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो आप एक काम तो जरूर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम ऐसे हमेशा याद रखते थे कि ध्वनि उत्पादक और ध्वनि परावर्तित करने के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, हमेशा 17 मीटर होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, तो इसका कारण है, ठीक है, कि कान पर ध्वनि का प्रभाव क्या होता है, 1.1 सेकेंड होता है। ठीक है, कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड, और ध्वनि का वायु में चाल क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये लिख दिए हैं, यहाँ भी 0.1 सेकेंड है। अब देखते हैं कि इसलिए ध्वनि द्वारा 0.1 सेकंड में वस्तु में चली गई दूरी क्या होगा, 0.1 गुनी 332, तो कितना आया, कितना मीटर आया, 33.2 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब 33.2 मीटर को है क्या करेंगे, भागा देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ से ध्वनि निकाले और परावर्तक सतह के पास पहुंचा तो एक साइड हुआ और दूसरा साइड वहां से आने में। ठीक है, ठीक है, तो इसको भागा दे लिए। ठीक है, डिवाइड किए, कितना हुआ, 33.2 से भागा दिए 2 में, तो कितना हुआ, 16.6। तो 16.6 तो एग्जैक्ट हुआ, लेकिन लगभग 17 मीटर होना चाहिए प्रवर्तक सतह। ये हम बना दिए हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, और एक प्रवर्तक सतह है, तो यहाँ मुंह से बोलना और बोलने के बाद फिर इस प्रवर्तक सतह से परावर्तित होकर ध्वनि इसके कानों में लौट गया। ठीक है, तो इस बीच में जो गया और आया, तो इस बीच में 0.1 सेकेंड से अधिक होगा तभी, नहीं तो फिर अगर 0.1 सेकेंड के अंदर ही अगर आ जाएगा ध्वनि तो वो सुन नहीं पाएगा। ठीक है, अगला है 16 नंबर, 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये नोमेरिकल है एक तरह से। ठीक है, छोटा मोटा नोमेरिकल है। तो आप देखें इसका क्या रहा है, बल्ब जो है कितना वाट का है, 100 वाट का है, और वोल्ट 250 वोल्ट है। तो कह रहा है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो इसको हम देखते हैं फार्मूला से। P बराबर क्या होता है, वी आई, क्या होता है, P बराबर वी आई, तो I बराबर क्या होगा, P बटा वी। ठीक है, तो P कितना था, 100 वाट था, और वोल्ट कितना था, 250 वोल्ट था, तो 100 बटा 250 होगा 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, 4 एम्पियर होगा। अच्छा, अब दूसरा है, नोट में लिख दिए हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब एक बात और बताते हैं कि एस आई जो है ये है क्या, आखिर एस आई क्या जो है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और बताते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होता है, तार में प्रति सेकेंड 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना है नहीं। 1 सेकेंड में तार में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला है आई बराबर वी बराबर आई आर, जहाँ वी है वोल्ट, आई बराबर एम्पियर, और आर बराबर रेजिस्टेंस। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर, जहाँ आपको इसमें से 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि गति कहाँ होती है सर्वाधिक? तो ये होती है स्टील में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, तो कौन सी विधि से पृथक किया जाता है? तो वाष्पीकरण से पृथक किया जाता है, ठीक है, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण विधि से। अगला क्वेश्चन है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसीलिए, ठीक है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है इसका पॉइंट में, आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड Na2O की सतह जम जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यही कारण है कि सोडियम धातु को किरासन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 20 नंबर, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। सी होगा इसका आंसर। अब बहुत कुछ जो है हम लिख दिए, जैसे टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया? टेरामाइसिन जो सुई होता है वो किसने किया था? फिनेल ने, ठीक है, किसने किया था? फिनेल ने। और अगला क्वेश्चन है टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच जो किया था टीबी बैक्टीरिया का खोज किया था। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, किसने किया था? पिनकस ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियां किसने किया था आविष्कार? इसका पिनकस ने। अगला है विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने, ठीक है, किसने खोज किया था विटामिन को? फंक ने। और प्रथम प्रकटनली शिशु जो है एडवर्ड एंड स्टेंटो, स्टेंटो, ठीक है, नाम है एडवर्ड एंड स्टेंटो, प्रथम प्रकटनली शिशु। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइन्यूवन, किसने किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार आइन्यूवन। और दूसरा है ऑक्सीजन यानी O2 का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। तो इस तरह मेरा वीडियो समाप्त हुआ 20 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन में आपको करीब करीब 50-60 क्वेश्चन मिल ही गया होगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।